सभी को नमस्कार बंधुओं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग संस्कृत ऑप्शनल पेपर 1 का डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं और इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए पेपर 1 का वो कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो पाया था और 2-3 पार्ट्स में ये हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसी में हो जाए ये कंप्लीट, तो अच्छा है। नहीं हो पाएगा, लाइट वगैरह चली जाएगी तो एक पार्ट और आएगा तो करवा देंगे। हम लोगों को अच्छे से डिस्कशन करना है जिससे आप पैटर्न को समझ पाएँ कि आगे के लिए क्या आपको ध्यान देना है और क्या बदलाव हो रहा है। हम लोगों ने पेपर 1 की यूनिट 1 की चर्चा बहुत डिटेल्स में कर ली थी पिछले लेक्चर में। पेपर 1 की यूनिट 1 की चर्चा बहुत डिटेल से कर ली थी। पेपर 1 की यूनिट 2 की चर्चा कर रहे थे और इसकी भी लगभग चर्चा हो चुकी थी। बस हम लोग 2024 का पेपर भी समझ रहे थे और लास्ट हम लोगों ने इसमें ये समझा था। अब इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। लास्ट हम लोगों ने ये समझा था इसमें कि यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड है भाषा विज्ञान वाली, इसमें क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन साहित्य का आ गया है इस बार। ऐसा पहले भी होता था, कई बार हुआ है 22 से पहले, हालांकि 23-24 में भी शायद एक बार देखा गया है, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं क्या आया है। तो आप देख रहे हैं संस्कृत काव्य शास्त्री अलंकार संप्रदाय विकासम वर्णयत, ये भाषा विज्ञान की यूनिट में क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये कि इसमें यूपीएससी का कहना ये है कि आप लोग क्या करें कि पेपर 1 की सभी यूनिट तैयार करें। ऐसा कहने का अभिप्राय समझ में आता है क्योंकि वो साहित्य के पोर्शन को भाषा विज्ञान में पूछ रहा है। इसका मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी आप तैयार करें, वहाँ दर्शन की भी तैयार करनी पड़ेंगी आपको। तो ये है। तो हम लोगों ने देखा था इसमें पहला क्वेश्चन था वैदिक संस्कृत की विशेषताएं की, यानी कि वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख वैशिष्ट्यानि दर्शयत, ये कहा था। फिर कहा संस्कृत काव्य शास्त्रीय अलंकार संप्रदाय, और एक था लौकिक संस्कृत भाषा में पद विज्ञान के बारे में। अब देखो, अब हम 2024 का यहीं पर एक पेपर समझ लेते हैं और पेपर देख लेते हैं 2024 का। 2024 का पिछले वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का लेकर के यहाँ चल रहे हैं। बाकी आप लोग 23 से लेकर के 13 तक का स्वयं एनालिसिस कर लेंगे। मैं अपने बैच वाले विद्यार्थियों को तो ये कराता हूँ और करवा भी चुका हूँ, अभी भी कराते रहता हूँ। तो आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इसको देखेंगे। यहाँ देखो भाषा विज्ञान का आप देख रहे हैं। यहाँ क्या पूछा भाषा विज्ञान का 2024 में, देखिए दूसरे पेपर में ये पूछा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में समानता और विषमता के बारे में पूछा कि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतयोः साम्यम वैषम्यंच विविच्यताम, के साम्य और वैषम्य को बताइए। यानी इंग्लिश भी देख सकते हैं, इंग्लिश भी लिखा है कि एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन करना है। विविच्यताम का मतलब है एक्सप्लेन करना है ना, ध्यान रखना। अब दूसरा, तो ये तो भाषा विज्ञान का ही क्वेश्चन है। दूसरा देखो, संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के वैशिष्ट्य को प्रकाशित कीजिए। अब संस्कृत काव्य साहित्य में ये ध्वनि के बारे में पूछा। ध्वनि आनंदवर्धन का संप्रदाय है, तो ध्वनि संप्रदाय के ध्वनि सिद्धांत के बारे में पूछा। तो देखो यहां भी ये साहित्य का क्वेश्चन आया। ऐसे ही एक साहित्य का क्वेश्चन 2024 में आ गया, वो अलंकार संप्रदाय से था। यानी कि आप समझ रहे हैं 24 और 25 में यहाँ पर जो पूछा वो 6 संप्रदायों में से पूछा। तो अगले बार हो सकता है रस संप्रदाय पूछ ले, औचित्य संप्रदाय पूछ ले, वक्रोक्ति संप्रदाय पूछ ले, ऐसा पूछ सकता है। या फिर इसके अलावा भी पूछ सकता है, काव्य के प्रयोजन पूछ ले, काव्य की परिभाषा दे करके कुछ पूछ ले। यानी कि दूसरे नंबर की यदि आपको भाषा विज्ञान वाली भी यूनिट करनी है अटेम्प्ट, तो भाषा विज्ञान वाली यूनिट के साथ आप ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि आप तीसरी और चौथी यूनिट भी तैयार कर लें। मैं अपने विद्यार्थियों को अभी तक तीसरी और चौथी यूनिट तैयार नहीं कराता था, चूँकि 2021 में 22 में ठीक पैटर्न रहा, लेकिन अब बदल गया है तो मैंने ये भी करवा दिया है और ये भी करवा रहा हूँ। कुछ पोर्शन अभी इसके बचे हैं वो भी करवा रहा हूँ। काव्य प्रकाश मैंने पढ़ा दिया है जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। मैंने रामायण महाभारत आदि पढ़ा दिए हैं। तो ये अभी हमारी यूनिट चल रही है क्लास में, तो आप लोग ज्वाइन होकर के ये भी पढ़ सकते हैं। अब जो विद्यार्थी ये भी करना चाहते हैं, 1 मिनट, ये तो काफ़ी कुछ गोल हो गया। चलिए हाँ, अब देखो आगे एक और क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान क्षेत्र आचार्य भर्तृहरि के योगदान को बताइए। तो इस बार पद विज्ञान पूछा गया, यहाँ भर्तृहरि का योगदान पूछा गया था।
अब आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि आपको भाषा विज्ञान वाली यूनिट में कभी कभी साहित्य का क्वेश्चन पूछ लेता है। 2024 में भी पूछा, 25 में भी पूछा। ऐसे ही आप 23 का देख लीजिएगा, 22 का देख लीजिएगा, 21 का देख लीजिएगा, सभी सालों का आप देख लीजिएगा, उससे आपको ये अनुमान लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको अभी 10 सालों का नहीं दिखा रहा हूँ, केवल 2 साल का लेकर के चल रहा हूँ। तो भाषा विज्ञान में समझ में आया। अब भाषा विज्ञान में क्या करना है, देखिए भाषा विज्ञान को कवर करने में केवल कपिल देव द्विवेदी जी की बुक सफिशियंट नहीं है। उनकी बुक में उतने पोर्शन कवर नहीं कर रखे हैं जितने आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और ना ही उतना अधिक कंटेंट दे रखा है। बुक अच्छी है, क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आपको वैदिक संस्कृत के उपसर्ग पर लिखना है, वैदिक संस्कृत के उपसर्ग पर लिखना है। अब वैदिक संस्कृत के उपसर्ग पर कपिल देव द्विवेदी जी ने 3 या 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन 3 और 4 पॉइंट में पेपर कंप्लीट थोड़ी ना होगा आपका। आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए कम से कम 7 से 8 पॉइंट चाहिए। अब ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट कपिल देव द्विवेदी जी की बुक में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 बुकें भाषा विज्ञान के लिए खगालनी पड़ेंगी, जहां से आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ पाएं। दूसरा, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, जैसे वेद का, जैसे मैंने कैसे कंटेंट जुगाड़ किया, तो मैंने ऐसे किया कि जैसे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाता था, तो वहाँ पर मैं वेद के सूक्तों को पढ़ाता था, कभी अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, कभी कोई सूक्त। तो वेद के सूक्तों को पढ़ाते समय वेद के मंत्रों को पढ़ा मैंने। भी वैसे भी पांडित्य कर्म जब अध्ययन किया था तब भी मैंने इस सब मंत्रों को पढ़ा था। तो उससे मैंने क्या किया कि वैदिक भाषा के जो कई सारे उदाहरण निकाल लिए, मंत्र निकाल लिए, जैसे कि ये समय ये उपसर्ग का ऐसा प्रयोग कर रहा है, स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का प्रयोग कर रहा है, ऐसी संधि की विशेषताएं, ऐसी कारक की विशेषताएं, सभी विशेषताएं हैं। तो उसमें से आपको ये कंटेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, इसके बाद अब एक बात और ध्यान रखना, ध्वनि विज्ञान एक भाषा विज्ञान में भी आता है और एक ध्वनि विज्ञान काव्य शास्त्र का भी विषय है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो और ये तो आपको थोड़ा सा जब पेपर आए तो ध्यान रखना, हालांकि स्पष्ट रहता है कभी कभी तो कि ये किस चीज का है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर तीसरी यूनिट के बारे में, और तीसरी यूनिट आपकी पूछी जाती है, इसमें हम बाद में देख लेंगे। अभी पहले हम इस बार का पेपर देखें 2025 का। अब तीसरी और चौथी यूनिट हम साहित्य की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, भाषा विज्ञान की इतनी ही बात करनी थी। भाषा विज्ञान के लिए आपको 3-4 बुकें लेनी पड़ेंगी, ये मैंने बता दिया, और पीडीएफ वगैरह जुगाड़ करके आप कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह आप ज्वाइन करें, जैसे मैं लाइब्रेरी में था जब मैंने कंटेंट बनाया, तो हम भाषा विज्ञान की 4-5 बुक उठा करके लाइब्रेरी से इस चीज़ को तैयार कर लिया था। देखो, अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये साहित्य को लेकर के पूछा जाता है, और साहित्य का पेपर इस बार भी इजी आया है, अच्छा है साहित्य का। इसलिए जो ये वालिका है उन्होंने साहित्य अटेम्प्ट किया है, और चूंकि साहित्य इस बार अच्छा आया है, मतलब आप नहीं भी पढ़ेंगे सेकंड पेपर से काफ़ी आ गया। जैसे देखो, आप इसको हम यहाँ लिख ही लेते हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे नंबर की यूनिट। ये यूनिट भी बेहतर होती है, इसको भी आप अटेम्प्ट करें तो अच्छा ही है, कर सकते हैं। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। ये साहित्य है, ये पेपर 1 में साहित्य है, यानी कि आपके पेपर 1 में, पेपर 2 में आप लोग साहित्य पढ़ते हो, लेकिन पेपर 1 में भी साहित्य पढ़ते हो, तो ये पेपर 1 में साहित्य वाला पोर्शन है। तीसरे और चौथे नंबर का क्वेश्चन से साहित्य से होता है, ये तीसरे और चौथे नंबर का है। इसमें गलती यूपीएससी ने ये रखी है कि तीसरे और चौथे का सिलेबस एक साथ दे रखा है। ये यूपीएससी ने गलती कर रखी है, एक साथ सिलेबस दे रखा है, तो समझ नहीं पाते हो आप लोग कि ये तीसरी क्वेश्चन में आएगा या चौथे में। देखो, रामायण का क्वेश्चन आप देखेंगे कहाँ लिखा है, तीसरे में है, और महाभारत का क्वेश्चन चौथे में है। कहाँ गया ये है, और जबकि सिलेबस में रामायण और महाभारत ऊपर नीचे लिखा होगा, देख लीजिएगा। तो अब देखो, यहाँ पूछा रामायण के सामाजिक पक्ष की का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रामायण, कि रामायण में कैसी समाज की व्यवस्था थी। अब रामायण के बारे में आप समाज की व्यवस्था आराम से समझ सकते हैं। समाज में आप यहां पर बता सकते हैं, कई सारी चीजों को बता सकते हैं। आप चाहें तो बहुविवाह पद्धति को भी बता सकते हैं कि बहुविवाह थे। जैसे दशरथ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दशरथ ने 3 शादी की थी। ठीक है, दशरथ ने
3 शादी की थी, तो बहु विवाह में भी आ गया ये। समझ में आ रहा? अब आगे देखो, यहां पर और क्या समझोगे आप? बहु विवाह यानी कि विवाह परंपरा को ही समझ रहे हैं, तो विवाह में ही समझ लो आप कि बहु विवाह परंपरा थी। आप ये समझ सकते हैं यहां बाल विवाह भी परंपरा थी। राम का और सीता का विवाह बाल विवाह हुआ था, तो राम सीता के विवाह की बात कर सकते हैं कि यहां पर बाल विवाह की भी परंपरा देखी जाती है। बाल विवाह भी प्रचलित था। और क्या समझ सकते हैं आप? यहां पर ऐसे सामाजिक और कई पक्ष हैं, ये तो केवल मैं खान पान के बारे में भी समझ सकते हैं आप यहां पर, ठीक है। आप यहां पर कई और सारी चीजें संस्कृत, इन सभी को श्लोकों के द्वारा समर्थित भी करना है आपको। आप यहां ये कि भाभी को माता के सदृश भी समझा जाता था। जैसे यहां पर आप लक्ष्मण का उदाहरण लेके देंगे कि नूपुरे तुम अभिजानामी नित्यम पादाभिषेचनम, कि जब मैं नित्य सीता जी के पैर पड़ता था तो वहाँ से मुझे ये पता चलता था कि हम मतलब हमें उनके केवल पैरों के बारे में जो आभूषण होते हैं उनका ही पता है, बाकी मुझे कंगन आदि या गले के आभूषण या इन सभी का मालूम नहीं है। राम के पूछने पर लक्ष्मण ऐसा कहते हैं कि मुझे भाभी जी के और सभी चीज़ों का मालूम नहीं है, चूँकि मैं पैर बार बार छूता था रोज, तो उसके कारण मुझे ये है। यानी कि कैसे पारिवारिक संबंध, यानी कि संयोजित परिवार है, आप ये कह सकते हैं। संयोजित परिवार है। ऐसे आपको यहाँ से रामायण के जितने भी सामाजिक पक्ष हैं, जब मैं रामायण का अध्ययन कराता हूँ तो वहाँ रामायण के सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ सामाजिक। पिछले बार क्या पूछा था रामायण के 2024 का क्वेश्चन सभी आपको दिखाता हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा सांस्कृतिक पक्ष के बारे में पूछा था रामायण के। तो रामायण के बारे में एक बार 2023 में रामायण में जो राम राज्य की अवधारणा है, वो राम राज्य कैसा होगा उसके बारे में पूछा था, ठीक है, कि राम राज्य में किसी कोई दुख आदि नहीं होगा, ऐसा ऐसा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि भारवेह अर्थ गौरवम सो उदाहरणम वर्णियत। अब ये सेकंड पेपर की फर्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। भारवेह अर्थ गौरवम करार्तार्जुनीयम में भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव का मतलब सीधा साधा आप हिंदी में समझाएं आपको तो ये होता है कि हम जब कम शब्दों में और विशिष्ट शब्दों में व्यापक अर्थ संयोजन वाला कोई सेंटेंस बोले, जैसे व्यापक और अच्छा अर्थ निकले। कहा जाता है इनके में, ये खुद कहते हैं भारवी, ससौष्ठवोद्धार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थाम इति वाचमादति। और यही वस्तुतः यहाँ पर अर्थ गौरव की परिभाषा है कि ससौष्ठवोद्धार्य शब्द सौष्ठव से युक्त हो, औदारता से युक्त हो, ससौष्ठ औदार्य और विशेष शालिनी यानी कि विशेष और निश्चित अर्थों को देने वाले हो। ऐसे शब्द जब होते हैं उन्हें ही हम अर्थ गौरव कहते हैं। वस्तुतः जो भारवी का नेचर है करार्तार्जुनीयम में, वो ऐसे ही रूपों में युधिष्ठिर को कह रहा था कि ससौष्ठवोद्धार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थम इति वाचमादति। वस्तुतः यह भारवी की पंक्ति ही उनके अर्थ गौरव की परिभाषा को द्योतित करती है। इसके अलावा भी है स्फुटतानापदैरपाकृता आदि आदि श्लोक, तो उसमें भी अर्थ गौरव की चर्चा है। तो यहाँ अर्थ गौरव के बारे में पूछा गया है। अब पूछा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना कि वाक्यम काव्यम, यदि रसात्मक हटा दो शब्द तो क्या होगा कि वाक्य ही काव्य है। अब कैसा वाक्य काव्य है? तो कह रहा रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि जो रस से युक्त है वह वाक्य काव्य है। तो काव्य की कई सारी परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर एक परिभाषा दे करके पूछ लिया गया, विश्वनाथ की परिभाषा देकर के यहाँ पूछ लिया गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसको बताइए। ये रस के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया गया आपसे। तो ये तीनों क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चंस थे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, तीनों आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छा था ये वाला क्वेश्चंस। अब तीसरे नंबर का ABCD, अच्छा ये D और भी पूछा इसमें कि संस्कृत के खंड काव्य का विकास बताइए।
देखो कभी खंड काव्य का विकास पूछेगा, कभी रूपक का विकास पूछेगा, कभी वो नाटक का विकास पूछेगा, ये बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है। तो वही इसने यहाँ पूछा। तो यानी कि ये सभी क्वेश्चंस कोई भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कठिन है और सिलेबस से बाहर है, नहीं, ये सब पहले भी पूछे जा चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चंस और सरल हैं। रामायण का सामाजिक पक्ष पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो चौथे क्वेश्चन में, नाट्य साहित्य से उद्भव और विकास बताइए, कि नाट्य साहित्य का उद्भव और विकास बताओ। नाट्य की विशेषताएं क्या है, नाट्य का उद्भव कैसे हुआ है, नाट्य का विशेष क्या हुआ है, कुछ विशेष नाटकों के उदाहरण बताना है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ है ना, और जो आपके सेकंड पेपर की 8वीं यूनिट में लगे हैं वो नाटक अच्छे ही नाटक लगे हैं सब कुछ। तीनों नाटकों का उदाहरण आराम से, उत्तर रामचरितम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का और स्वप्नवासव दत्तम का, तीनों का यहाँ उदाहरण दे सकती हैं। मेघदूत खंड काव्य का बेहतर उदाहरण है, तो यहाँ मेघदूत आप सेकंड पेपर की 7वीं यूनिट में पढ़ते हो, तो मेघदूत खंड काव्य के विकास को आप बता सकते हैं। आगे पूछा कि इतिहासस्य उपादान रूपेण महाभारतस्य वैशिष्ट्यम लिखत, कि इतिहास में क्या कंट्रीब्यूशन है महाभारत का, यही पूछना चाह रहा है कि महाभारत का वो वैशिष्ट्य बताइए जो इतिहास में उपादान रूप में हो। तो कह रहा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द महाभारत एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के सोर्स के रूप में महाभारत का वैशिष्ट्य। तो आप हेडिंग ही ऐसी डाल सकती हैं पेपर में कि इतिहास के स्रोत के रूप में महाभारत। अब आप कहें सामाजिक स्रोत, अब सामाजिक कुछ बातें बताएं कि ये बातें सामाजिक बातें हैं जो महाभारत में कही गई हैं और वो इतिहास के लिए ऐसे महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक बातें ये हैं, राजनीतिक बातें ये हैं, सैन्य विज्ञान से संबंधित बातें ये हैं, सांस्कृतिक बातें ये हैं। जब शांति पर्व में भीष्म उपदेश दे रहे होते हैं, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी राजनीतिक बातों की चर्चा हो रही होती है, तो वो भी इसमें आ जाएंगी यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब ये सब कुछ ऐसा कोई भी इसमें कठिन नहीं आया है, सब कुछ सरल आया है और आराम से ये सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे पूछा सी नंबर का कि काव्य के हेतु के विषय में निबंध लिखिए, कि काव्य के हेतु क्या है। काव्य के प्रयोजन पूछेगा आपसे, काव्य के लक्षण पूछेगा, काव्य के हेतु पूछेगा, काव्य की परिभाषाएं पूछेगा, ये पूछते रहता है। तो यहाँ काव्य के हेतु पूछा है। जब आप मेरे से काव्य प्रकाश पढ़े हैं तो उसमें ये आएगा। काव्य प्रकाश पढ़ने में आप ये हो जाएगा, आपका काव्य प्रकाश करने में आपका ये वाला हो जाएगा, और बस ये 2 काव्य प्रकाश के होंगे, बाकी तो अलग से ही पढ़ना होते हैं। तो ये हो गया, यानी कि रामायण महाभारत के क्वेश्चंस बेहतर हैं तीसरे चौथे नंबर का। तीसरे चौथे नंबर का आप साहित्य अच्छे से करके आराम से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्शन छोड़ देंगे, दर्शन छोड़ देंगे तो समस्या हो जाएगी, अभी वो भी बता देता हूँ। हालांकि तीसरे चौथे नंबर का नहीं भी करेंगे और साहित्य कर लेंगे, मतलब इसको आप बहुत अटेम्प्ट भले ना करें, लेकिन तैयार थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ये प्रश्न की डिमांड से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम लोग तीसरे चौथे नंबर की यूनिट, मेरे हिसाब से हम एक काम करते हैं 2024 की भी देख लेते हैं कि 2024 में क्या आया था, थोड़ा सा इससे लाभ ही होगा हम लोगों को। चलिए, ये है तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ऊपर है तो ये भी, महाभारतस्य महत् स्वरूपम प्रकाशित, कि महाभारत का जो महत् स्वरूप है, महत् मतलब व्यापक, उसकी चर्चा कीजिए। और वहां पर क्या कहा कि महाभारत कैसे एक इतिहास के स्रोत के रूप में, हम इतिहास के स्रोत के रूप में महत्व बताइए। चूंकि महाभारत जो लिखा गया वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व से लेकर के, सॉरी गलत बोल दिया, 6000 बोल दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ सुधार करके यहाँ बातें लिख लूँ। जो महाभारत लिखा गया वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक 300 वर्ष में लिखा गया। चूंकि ये पहले जय के रूप में लिखा गया, जहाँ इसमें 8800 श्लोक रहे, फिर भारत के रूप में लिखा गया, जहाँ इसमें 24000 श्लोक रहे, फिर ये महाभारत के रूप में लिखा गया
और जहां इसमें 1,00,000 श्लोक रहे। ठीक है, तो ये जो विकास हुआ ये 3 साल में हुआ, 300 सालों में, सॉरी। तो ये 300 सालों के बारे में बताता है और 1,00,000 श्लोक बताता है। इस 1,00,000 श्लोकों के बारे में इसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे कथा बताई हैं, बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं। पांडव कभी इधर रहे विराट पर्व में, तो विराट के यहाँ कैसे रही, तो विराट के यहाँ क्या क्या घटनाएं हुई है ना, शांति पर्व में क्या हुआ, इन सभी को लेकर के वहाँ कुछ ना कुछ आती हैं। सामाजिक पक्ष निकल करके आते हैं, आर्थिक पक्ष निकल के आते हैं, राजनीतिक पक्ष निकल के आते हैं। तो एक तो साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही कि इसने क्या किया कि आगे के साहित्य लेखन को एक उपजीव्य काव्य के रूप में तो योगदान किया ही किया है महाभारत ने। साथ में इसने इतिहास के रूप में भी कहा कि इतिहास में वहाँ समाज की स्थिति बताई, आर्थिक स्थिति बताई, सांस्कृतिक स्थिति बताई, ये सभी स्थितियों का भी उल्लेख किया। तो कैसे किया, इसके श्लोकों के साथ कुछ प्रमाण आपको चाहिए होते हैं, वो आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वही इसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर वही पूछा कि महाभारत का, यहाँ महाभारत के महत् स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो वो खुद कहते हैं महत्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम उच्यते, कि जो महान है और महान भारत के बारे में जिसमें विस्तृत स्वरूप में चर्चा है वही महाभारत है। और स्वयं वहाँ पर व्यास कहते हैं कि महाभारत आगे जाकर के उपजीव्य के रूप में होगा और सालों सालों तक प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, ये हुआ। तो एक क्वेश्चन ये आया था पिछली बार। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, महाकवि कालिदास की सूक्तियों के सौंदर्य के बारे में पूछा। इस बार भारवी के बारे में पूछा, यहाँ महाकवि कालिदास की सूक्ति सौंदर्य के बारे में पूछा। आगे हो सकता है किसी और कवि के बारे में, माघ के बारे में पूछ ले, दंडी के बारे में पूछ ले। तो महाकवि कालिदास की सूक्ति सौंदर्य पूछा यहाँ पर। दूसरा, व्यंजनायाः स्वरूपम सन्निदर्शनम प्रतिपाद्यतम, यहाँ व्यंजना के स्वरूप को पूछ रहा है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इस बार उसने वहाँ रस सिद्धांत के बारे में पूछा, काव्य के वो काव्य प्रकाश का एक वाक्यम रसात्मकम काव्य पूछा। यहाँ पर व्यंजना के स्वरूप को पूछ रहा है, अभिधा का स्वरूप पूछ सकता है, लक्षणा का स्वरूप पूछ सकता है और व्यंजना का पूछा ही है। तो अभिधा लक्षणा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। संस्कृत गद्य काव्य से उत्पत्ति और विकास, यहाँ गद्य काव्य की उत्पत्ति और विकास पूछा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर नाटक की उत्पत्ति और विकास पूछा, इस बार रूपक की उत्पत्ति और विकास पूछ लेता है, तो ये बार बार आता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देख लिए। यहाँ पर देखो, रूपक शब्द से व्युत्पत्ति लक्षण निर्देश पूर्वकम तस्य प्रभेदान वर्ण्यत, कि रूपक क्या है उसकी व्युत्पत्ति बताइए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और लक्षण, उसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करें कि ये रूपक है, तो रूपक के लक्षण क्या है, और उसको बताते हुए उसके भेद कितने होते हैं, उनकी बात यहाँ पर चर्चा कीजिए। अब देखो यहाँ पर पूछा रामायण से सांस्कृतिक पक्षम प्रसादय। देखो मुझे याद था कि नहीं था कि रामायण के सांस्कृतिक पक्ष को पूछा इस बार, और इस बार सामाजिक को पूछा। 2024 में सांस्कृतिक पक्ष, 2025 में सामाजिक पक्ष, अगले बार राजनीतिक पक्ष या आर्थिक पक्ष, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये बातें सब ध्यान रखना है। जब आप पेपर में लिखेंगे तो वहाँ आपको जो भी बात कहनी है वो रामायण के श्लोक को प्रदान करते हुए, देते हुए, उल्लेखित करते हुए श्लोकों को बताना है। ऐसे ही आप महाभारत का लिखेंगे तब भी श्लोकों का प्रयोग करेंगे। इन सभी में यदि आप श्लोक आदि इसके साथ नहीं देते हैं तो नंबर नहीं आएंगे ठीक से। पूछा संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्य के प्रयोजन बताइए। काव्य के भेद पूछ लिया, काव्य के प्रयोजन पूछ रहा है, काव्य के जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो गया, ये आपने तीसरी और चौथी यूनिट को समझ लिया। ये तीसरी चौथी यूनिट ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। लगभग इसके लिए 20 लेक्चर 25 लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं, तो इनको पढ़ा जाएगा। समझ पा रहे हो? ये हो गया आपका साहित्य वाला पोर्शन। ऐसे ही रामायण और महाभारत के यदि ये आपने यहाँ पर पेपर में देख लिया। अब आपको प्रत्येक इन सभी के आंसर करने के लिए तो ना आपको एक एक चीज़ ही पढ़ना पड़ेगी कि रामायण के सभी चीज़ों को आप कंप्लीट करो, महाभारत के जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कंप्लीट करो, या जो बन चुके हैं उनको कंप्लीट करो। ऐसे ही फिर साहित्य में आओ तो साहित्य में काव्य प्रकाश से क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ो। इस तरीके से सभी चीज़ें आपको 6 संप्रदायों का अध्ययन करो। आप रूपक का, नाटक का, खंड काव्य का, गद्य काव्य का, इन सबका, चंपू काव्य का, इन सबका अध्ययन करो, तभी आपका ये पेपर हो पाएगा। अब 5वें क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, तो हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में।
2025 के। ठीक है, यहां पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन अनिवार्य होता है, सबको अटेम्प्ट करना होता है और हर बार इसमें आपका डिसाइड है पहले से कि क्या क्या लगा है आपका सिलेबस, तो सबको ये बात मालूम ही है। छठवां सातवां भी इसी में डिस्कशन कर लेंगे, पांचवा भी देख लेते हैं। आपको ये 5वें नंबर का दिख भी रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस बार बदलाव क्या हुआ है, तो साहित्य में देखो कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम रहा है सब कुछ पैटर्न। तो साहित्य का वही सिलेबस जो है वो सब कुछ कंप्लीट करना है, कोई पैटर्न साहित्य में चेंज नहीं हुआ है जो मैंने बताया। हाँ, लेकिन तीसरी और चौथी यूनिट का एक क्वेश्चन भाषा विज्ञान में पहुंच जा रहा है, ये भी पैटर्न है। 5वें नंबर का क्वेश्चन संस्कृत में करना होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको मूलतः 4-5 टॉपिक्स आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जो आप देखते हैं। सबसे पहले वहाँ आपको संस्कार लगा हुआ है, फिर आपका वर्ण व्यवस्था लगा हुआ है, ठीक है, फिर आपका आश्रम व्यवस्था लगा हुआ है। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ शब्द यहाँ पर, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ पर आपका वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, फिर यहाँ पुरुषार्थ लगा हुआ है। 4 पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष। 5वें नंबर पर कला के बारे में लगा है और 6वें नंबर पर विज्ञान के बारे में लगा है। ये सभी आपको लगे हुए हैं। लेकिन इस बार एक्स्ट्रा क्या किया उसने, इस बार उसने यहाँ अर्थशास्त्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया। देखो 5वें नंबर का बी, ये आपका उसने अपवाद पूछ लिया। ये आपका वस्तुतः आपको सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में पढ़ते हो कि अर्थशास्त्रस्य प्रमुखान सिद्धांतान विषयान वर्णयत, कि अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रतिपादित विषयों का वर्णन कीजिए कि क्या क्या अर्थशास्त्र में प्रमुख प्रतिपादित विषय हैं। ठीक है, तो वहाँ पर साड़गुण्य नीति की चर्चा है, 4 विद्याओं की चर्चा है, आणविक्ष की त्रैवार्ता दंड नीति की चर्चा है, साड़गुण्य नीति की चर्चा है, मंडल सिद्धांत की चर्चा है, गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा है। इस तरीके से कई सारे विषय हैं अर्थशास्त्र में, उन्हीं का यहाँ पर लिखना था। लेकिन ध्यान रखो, वहाँ आप इसको हिंदी में पढ़ोगे लेकिन यहाँ आपको संस्कृत में लिखना है, और इसलिए आपको संस्कृत अनुवाद आना चाहिए। आप ये समझो, यानी कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में दे दिया, अब आपको अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर दे दिया और अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप समझो कि वहाँ तो हिंदी पढ़ोगे, तो कोई भी यूनिट जो हिंदी पढ़ोगे हो सकता है वो इसमें दे दे कभी भी। तो ये इस बार पहली बार ऐसा किया है, वरना सेकंड पेपर का 5वीं यूनिट में पहले पेपर की ऐसा कभी नहीं किया है। आप 24 का पेपर देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, पहले का कभी का देख लीजिए। 5वीं यूनिट में दर्शन का कभी कभी आ जाता था फर्स्ट पेपर की, 6वीं और 7वीं यूनिट का 5वीं में कभी कभी पहले। लेकिन अभी उसने क्या कर रखा है कि यहाँ सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का यहाँ पर दे दिया है। अभी तक क्या करता था, सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का 7वें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गीता का दे देता था, लेकिन उसने अब यहाँ पर दे दिया है, वो भी अर्थशास्त्र को लेकर के। ध्यान रखना। बाकी तो ये ललित कला को लेकर के पूछा गया है, ये तो आपको कला में यहाँ पर पढ़ना था, तो ललित कला को लेकर के पूछा गया है। ये विज्ञान को लेकर के पूछा गया है, क्या आपका ये प्राचीन भारत में खगोल और भूगोल के विज्ञान के बारे में। अब ये थोड़ा सा विज्ञान वाला पक्ष डिटेल्स पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, केवल संगीत कला के बारे में पढ़ लिया हमने, या फिर हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लिया, चित्रकला के बारे में पढ़ लिया, वास्तुकला के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा चरक के बारे में पढ़ लिया आपने, सुश्रुत के बारे में पढ़ लिया, बराह महर के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में, आपको गणित के बारे में, ज्योतिष के बारे में इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन इस बार आया है कि खगोल और भूगोल विज्ञान, ये पहली बार आया है, ट्रेंड समझना पड़ेगा इसको। इससे आप क्या समझोगे, इससे ये समझोगे आप कि इन दोनों क्वेश्चन से कि नए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेकंड पेपर के, तो अनुवाद आपको करना है और बाकी तो सिलेबस तैयार करना ही करना है। यहाँ पर आपको खगोल व भूगोल विज्ञान के साथ अब आप गणित विज्ञान के बारे में भी देंगे, वहाँ पर ज्योतिष की भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर ज्योतिष का क्या विकास हुआ है, साथ ही भूगोल आपने यहाँ पर देख ही लिया है, भूगोल के साथ खगोल विज्ञान आप देखेंगे। तो इस प्रकार से आप बाकी तो आप देखते हैं चिकित्सा विज्ञान पढ़ते ही हैं, ठीक है, शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ते ही हैं, है ना, सैन्य विज्ञान के बारे में पढ़ते ही हैं, राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ते ही हैं, शस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से ये विज्ञान, गणित विज्ञान, शस्त्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, इन सभी विज्ञानों का प्राचीन भारत में क्या हुआ है वो पढ़ना है यहाँ पर।
ये विज्ञान के बारे में आया है। तो ये 2 पे क्वेश्चनों का आपने समझ लिया। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम का पूछा, ब्रह्मचर्य आश्रमस्य संस्कारान वर्ण्यते, कि ब्रह्मचर्य आश्रम के संस्कारों का वर्णन कीजिए। इससे आगे हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। लाइट चली गई है तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम 5वीं यूनिट से लेकर के अगले एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।